हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 मैथमेटिक्स का। तो देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा सा पेपर आया हुआ था जेईई एडवांस का। एंड हम लोग हर साल इस पेपर के लिए वेट करते हैं कि भाई जेईई एडवांस का पेपर आए, एंड वी आर एक्साइटेड टू सी द सोल्यूशन नाउ। अब देखो, जो भी जेईई एडवांस 2024 ऑलरेडी दे चुके हैं, हो सकता है उन्होंने ये वीडियो देख लिया होगा, कहीं ना कहीं सोल्यूशन उन्होंने देख लिया होगा। लेकिन जो जेईई एडवांस 2025 में अपीयर होने वाले हैं, या फिर 2026 में, या 2027 में, एंड सो ऑन, उन बच्चों के लिए ये वाला वीडियो बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा फिर? लाइन ऑफ थिंकिंग। जेईई एडवांस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? लाइन ऑफ थिंकिंग। मैंने अपने सारे वीडियो में यही बात बोली है कि अगर तुमने क्वेश्चन को देख के एक लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप कर लिया कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से प्रोसीड करेंगे, तो तुमसे वो क्वेश्चन बन जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और हमें यही चाहिए होता है जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में। प्लस हम स्ट्रेटेजी भी देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन मॉडरेट हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इजी हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम देख के क्या सोच रहे हैं क्वेश्चन को। ये सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेगी, तो बहुत ही यूजफुल होने वाला है वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेक्शन 1 हमारे पास था सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें +3 एंड -1 था। सबसे पहला क्वेश्चन कैलकुलस का, कुछ तो एफ एक्स बोला गया, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, 0 to इन्फिनिटी में, एक वैल्यू दी हुई है f(1) = 2, एंड एक प्यारा सा लिमिट गिवन है, कुछ तो रैंडम पता नहीं। बोला है एफ एक्स बताओ फॉर पॉजिटिव एक्स। ओके, तो सबसे पहली बात, जब लिमिट को देखोगे तो लिमिट इज टी टेंडिंग टुवर्ड्स एक्स। टी टेंडिंग टुवर्ड्स एक्स हमने हमेशा ऐसा देखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए। जब एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए लिमिट होता है तो वेरिएबल एक्चुअल में कौन होता है? यहाँ पे एक्स होता है, एंड ए क्या होता है हमारा? ए एक कांस्टेंट होता है, इसके तरफ लिमिट की वैल्यू जा रही होती है। तो अकॉर्डिंग टू डेट थियरी, टी हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल। टी की वैल्यू चेंज हो रही है, कहाँ को जा रही है? एक्स को जा रही है, तो एक्स इज ए कांस्टेंट हियर इन दिस लिमिट। ओके, तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई? चेक करते हैं कौन सा फॉर्म है। जैसे ही टी को एक्स डालोगे, ये x⁻10 बन जाएगा, ये एफ एक्स बन जाएगा, जीरो आ गया ऊपर, नीचे भी जीरो आ गया। ओके, तो 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, एंड एफ के फॉर्म में सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं? एल एच रूल लगाते हैं, लॉपी रूल, लॉपिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, जो भी बोलते हो वो बोल लो। ओके, तो डायरेक्ट क्या लगा दे एल हॉस्पिटल? नहीं, थोड़ा सा हम अगर चतुराई से काम ले, नीचे डिग्री 9 का एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ऐसा कुछ हमने सीखा है। क्या सीखा है? लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए, x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस ए की वैल्यू होती है n इंटू a⁻n-1। अच्छा, तो क्या हम नीचे वाले में डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं, पार्शियल लिमिट लगा सकते हैं। खाली हमें क्या करना पड़ेगा? t-x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, क्या इससे लाइफ आसान हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? इस पे लिमिट लगेगा और ये क्या बन जाएगा? देखो, n इंटू a⁻n-1, यहाँ n की वैल्यू है 9, इंटू ए की जगह यहाँ x है, n-1 8। ओके, सो हमारे पास ये क्या बच के रह गया? बहुत सिंपल सा चीज़ बच के रह गया यार। क्या बच के रह गया? देखो ना, ये बच गया लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स x, ये गलती ना हो जाए बस, t⁻10 इंटू एफ एक्स इज ए कॉन्स्टेंट, x⁻10 इंटू एफ टी, नीचे हमारा आ गया 9 इंटू x⁸, एंड बच गया इधर t-x। अब मैं डायरेक्टली सोच रहा हूँ एल एच रूल लगा दूँ, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t⁻10 का डिफ्रेंशिएशन होगा 10 इंटू t⁻9, एफ एक्स तो एक कांस्टेंट है, जैसे का तैसा रहेगा, माइनस x⁻10 एक कांस्टेंट है, एफ टी का डिफ्रेंशिएशन होगा एफ डैश टी, नीचे 9 इंटू x⁸ एक कांस्टेंट है, t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, x का डिफ्रेंशिएशन 0। हमने डिफ्रेंशिएट t के रेस्पेक्ट में किया है। अच्छा, अब क्या डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू डाल दी जाए? t को x, हाँ, कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बचेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। यह आ जाएगा 10 इंटू x⁻9 इंटू एफ एक्स माइनस x⁻10 इंटू एफ डैश एक्स अपॉन 9 इंटू x⁸। x⁸ से ये कटेगा, x बचेगा, ये कटेगा, x² बचेगा, एंड इसकी वैल्यू दी हुई है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आ जाएगा 10x इंटू एफ एक्स को कुछ देर के लिए मैं y बोल रहा हूँ, माइनस x² इंटू एफ डैश एक्स को मैं dy/dx बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू 9 आ गया हमारे पास।
ओके, सो इसको और अच्छे से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 10x इंटू वाई इज इक्वल टू -9। मैं इसको इसको उधर ले गया और इसको इधर लिया। ओके, बेसिकली माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड अब मुझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप कुछ फील आ रहा है। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को ओवरऑल एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना बन जाएगा, 10/x मल्टीप्लाइड बाय वाई -9/x स्क्वायर। ओके, ये प्योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एलडीई। याद रखना भाई, एलडीई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस प्लस जेई एडवांस दोनों के लिए। मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो एलडीई से ही आएगा। ओके, अब एलडीई क्या बोलता है भाई, एलडीई बोलता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस सम पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एफ एक्स है। तो पहले एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। अच्छा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ के लिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस ऑफ 10/x इंटू डी एक्स विच इज सेम एज ई टू द पावर -10 इंटू एल एन एक्स विच इज सेम एज ई टू द पावर एल एन एक्स टू द पावर -10 विच इज सेम एज एक्स टू द पावर -10। ओके, एंड फाइनल रिजल्ट क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू एक्स की जगह 9/x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ओवरऑल इंटीग्रेशन। ओके, सो ये है y इंटू एक्स टू द पावर -10 इज इक्वल टू -9 इंटीग्रेशन किसका होने वाला है, x टू द पावर -12 का dx। कर दो इंटीग्रेट, x टू द पावर -12 का इंटीग्रेशन -11/-11 प्लस सी y इंटू एक्स टू द पावर -10। इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करो, ये आ गया y अपॉन एक्स टू द पावर 10 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9/11 एक्स टू द पावर 11 प्लस सी। एक्स टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 9/11 इंटू 1/x प्लस सी इंटू एक्स टू द पावर 10। अभी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। सी के लिए हम क्या करेंगे, बोला गया एफ ऑफ 1 इज 2। एफ ऑफ 1 2 मतलब एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2। एक्स की वैल्यू 1 डालो, वाई की वैल्यू आ जाएगी 2। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2। 2 इज इक्वल टू 9/11 प्लस सी। सो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 - 9/11, 11 इंटू 2 22 - 9/11, 22 - 9 कितना आ जाएगा, 2 और 7 13/11। ओके, सो y अपने पास आ गया 9/11x प्लस 13/11 इंटू एक्स टू द पावर 10। 9/11x प्लस 13/11 इंटू 9/11x प्लस 13/11 इंटू एक्स टू द पावर 10, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, लिमिट्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को इन्होंने मिक्स किया था थोड़ा। अगला सवाल, अगला सवाल जैसे ही देखोगे प्रोबेबिलिटी का है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी का। बोला गया स्टूडेंट अपीयर्स फॉर ए क्विज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन। ठीक है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, मतलब दो ऑप्शन है। एंड आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, मतलब उसको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, जितने भी क्वेश्चन उसमें। अब देखो, स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन का आंसर उसे आते हैं, एंड कुछ क्वेश्चन को गेस करता है, मतलब तुक्का मारता है, तुम्हारी भाषा में जय श्री राम बोल के तुक्का मार दिया। गेस द आंसर्स ऑफ द रिमेनिंग। Whenever the student knows the answer of a question, he gives the correct answer। जब ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो इस टाइप का क्वेश्चन एक एनसीईआरटी बुक में है ना, क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी बुक अगर तुम्हें सॉल्व किया है, अगर नहीं किया है तो सॉल्व पक्का करना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, एनसीईआरटी का जो क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें करना चाहिए। तो उसी टाइप का फील आ रहा है मुझे। When the student knows the answer of a question, he gives the correct answer। ऑब्वियस सी बात है, जानेगा तो सही आंसर ही करेगा। Assume that the probability of student giving the correct answer for a question, given that he has guessed it, is 1/2। क्या बोला है, probability of correct given that guess किया है is 1/2। Okay, also assume that the probability of answer for a question being guessed given that student is correct। इसका उल्टा भी दिया हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी वो गेस करेगा गिवन डेट करेक्ट क्वेश्चन आंसर था, इज 1/6। देन द प्रोबेबिलिटी डेट स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन रैंडमली। ठीक है, मतलब एक रैंडम क्वेश्चन है,
उसको या तो जानता है या तो गेस करता है। अच्छा, मुझे किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। नोज द आंसर का मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी एक्स है, तो नहीं जानने का प्रोबेबिलिटी 1/x होगा। ओके, अब देखो अगर जानता है तो 100% वो करेक्ट ही करेगा, करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर गेस करता है तो करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, एंड गलत होने का प्रोबेबिलिटी 5/6 है। ओके, ये हो गया करेक्ट, ये हो गया रॉन्ग। बोला है ना, गेस करता है एंड करेक्ट होता है, इज 1/6। अब देखो इसी से आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी गेस गिवन करेक्ट इज सेम एज, नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी करेक्ट एंड ऊपर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी गेस इंटरसेक्शन करेक्ट। अच्छा, तो और इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी गेस इंटरसेक्शन करेक्ट डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस इज इक्वल टू 1/2। ओके, सो प्रोबेबिलिटी गेस इंटरसेक्शन करेक्ट इज 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी गेस, विच इज सेम एज 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी गेस। गेस करने का प्रोबेबिलिटी 1 - x है। ओके, इसका मतलब न्यूमरेटर में अपने पास आने वाला है 1/2 इंटू 1 - x, डिनोमिनेटर में करेक्ट वाला। अच्छा, करेक्ट वाला मतलब या तो गेस किया एंड करेक्ट हुआ, गेस किया एंड करेक्ट हुआ विच इज सेम एज ऊपर वाला, या फिर जानता है, जानता है का प्रोबेबिलिटी x एंड करेक्ट किया उसका प्रोबेबिलिटी 1, एंड इसकी वैल्यू गिवन है 1/6। प्योर क्लासिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं। ओके, तो यहां से 1/6 इज इक्वल टू, ऊपर में आएगा 1 - x, नीचे आएगा 1 - x प्लस 2। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, तो देखो ये आ गया 1 - x एंड नीचे आ जाएगा 3 - x इज इक्वल टू 1/6, है ना। ओके, सो यहां से आने वाला 6 - 6x इज इक्वल टू 3 - x। सो यहां से आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/5। कुछ मिस हुआ है, कुछ तो मिस हो गया। ओके, x इज इक्वल टू 4/5, नहीं 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 नहीं, एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो कुछ तो गलत हुआ है। हाँ, गलती पकड़ा गया, गलती पकड़ा गया। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, दिस इज 2x, 2 इंटू एक्स। तो देखो ये बन गया 1 - x अपॉन 1 + x। ओके, सो 1 - x अपॉन 1 + x की वैल्यू 1/6 है, तो 6 - 6x की वैल्यू 1 + x है, तो 7x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 5/7 है। ओके, सो x की वैल्यू 5/7 है। यस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। तो 2 क्वेश्चन हमने देखा, बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। पहले क्वेश्चन में लिमिट देखा हमने, एंड उस दूसरे क्वेश्चन में एक प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन देखा, एंड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से जल्दी क्वेश्चन दिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपने को दिखे हैं इस बार, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बोला गया है, कॉट एक्स की वैल्यू -5/√11 है एंड एक्स की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ओके, π/2 से पाई के बीच में, तो कॉट की वैल्यू गिवन है, पूछा गया इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है, लेकिन एक्सप्रेशन को समझ में डायरेक्टली तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ sin c - sin d नहीं लग रहा है, cos c - cos d, या sin c + sin d भी नहीं लग रहा है। एक तरीका अपने पास होता है, ये सिखाया जाता है कि अगर डायरेक्टली sin c - sin d नहीं लग रहा है तो cos को लिख दो sin π/2 - थीटा, एंड देन sin c - sin d लगा दो। यहाँ cos को लिख दो sin π/2 - थीटा, देन sin c + sin d लगा दो। चलेगा क्या? हाँ, चल सकता है, लेकिन एक तरीके से ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है sin a इंटू साइन बी, है ना, cos a इंटू कॉस बी। देखो ध्यान से, sin a इंटू साइन बी प्लस cos a इंटू कॉस बी, ये क्या होता है भाई? ये होता है cos a - b। अच्छा, cos a - b मतलब 6x - 11, 6x - 11x/2 विच इज x/2। अच्छा, तो ये इसके साथ मिलके और इसके साथ मिलके बना लिया cos x/2। देन नेक्स्ट,
साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इसको अच्छे से देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लिखा है, विच इज सेम एज साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी भी साइन एक्स बाई टू होगा। अच्छा, मतलब ये ओवरऑल सिर्फ इतना लिखा हुआ था, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अच्छा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू लिखा है। अब इसको हमें एक्स के फॉर्म में लाना है, तो इसको अगर हमें एक्स के फॉर्म में लाना है तो ध्यान से देखना, क्या हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं? हाँ, जब इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसको मैंने टी बोला कुछ देर के लिए, तो देखो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस टू ए बी करेगा तो साइन एक्स बचेगा। अच्छा, तो इसका मतलब टी की वैल्यू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है। प्लस माइनस के साथ ले सकते थे, हाँ ले सकते थे, लेकिन माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो एक्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक्स बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 बन जाएगा, एंड उसमें ये दोनों पॉजिटिव है, सो डायरेक्टली प्लस वाला लिया। ठीक है, ओके। अब तो सिंपल हो गया, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, कॉट एक्स की वैल्यू मालूम है तो साइन एक्स की वैल्यू मालूम है अपने को, है ना। कॉट एक्स अगर नोन है, देखो कॉट एक्स अगर नोन है तो टैन एक्स कितना आएगा, रूट 11 बाय 5 विथ नेगेटिव साइन तो बस सेकेंड क्वाड्रेंट के है इसके लिए। ऐसे देखो, टैन थीटा इज पी बाई बी, तो ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 11 36, 36 का मतलब 6। अगर ये थीटा है या एक्स है तो बताओ साइन एक्स कितना आएगा, साइन एक्स होता है पी बाई एच रूट 11 बाई 6। ओके, तो ये लिखा हुआ है रूट अंडर 1 प्लस रूट 11 बाई 6। इसको और ध्यान से देखो, ये लिखा है 6 प्लस रूट 11 बाई 6, लेकिन ऐसा ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, नीचे हर जगह 3√2 या 2√3 है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो इससे ये बन गया रूट अंडर 12 प्लस 2√11, नीचे बन गया 12। अब देखो ऊपर वाला एक परफेक्ट स्क्वायर है, रूट 11 प्लस 1 का, एंड नीचे वाला रूट 12 रह गया। रूट 12 का मतलब 2√3, तो रूट 11 प्लस 1 अपन 2√3, रूट 11 प्लस 1 अपन 2√3, ऑप्शन नंबर बी। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा बहुत फंसाया गया था, अलग तरीके से लिखा था फॉर्मूला को। अगला सवाल, अगला सवाल भी सिंगल करेक्ट है, एंड ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एलिप्स का दिख रहा है अपने को। देखो बोला है एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा दिया हुआ है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ओके, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, यस हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये वाला पॉइंट 3,0, ये वाला पॉइंट -3,0, 9 है ना यहाँ पे, ये वाला पॉइंट 0,2, ये वाला पॉइंट 0,-2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी उसने बोला लेट एस पी कॉमा क्यू बी ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है, सच डेट पी स्क्वायर अपॉन 9 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन 1। जैसे ये दे दिया, इससे क्या पता चला कि वो पॉइंट आउटसाइड द एलिप्स है। ठीक है, तो ये एस पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट पी कॉमा क्यू है। 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एस टू द एलिप्स। अच्छा, एस से 2 एलिप्स पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ऑफ विच वन मीट्स द एलिप्स एट वन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस। ऑब्वियस सी बात है, माइनर एक्सिस को मतलब यहाँ तो टच नहीं कर सकता है, इधर करेगा, इधर करेगा तो भाई माइनर एक्सिस पे जो भी आएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। इसका मतलब क्यू की वैल्यू तो 2 आ गई डायरेक्ट, क्यू इज 2, इसका मतलब क्यू इज 2, क्यू इज 2, ये दो ऑप्शन तो कट गया, क्यू की वैल्यू 1 नहीं होगी, पी कॉमा 2 ये पॉइंट है। ओके नेक्स्ट, यहाँ से एक और टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक और टेंजेंट ड्रॉ किया गया, विच मेट्स द एलिप्स एट ए पॉइंट टी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो इस पॉइंट को थोड़ा दूर लेके जाता हूँ मैं एस को, सो डेट डायग्राम अच्छे से बन पाए। ठीक है, मान लेते एस यहाँ है एंड दिस इज पॉइंट टी, एस क्या है पी कॉमा 2, meets the point T in the fourth quadrant, let R be the vertex of the ellipse। R vertex of the ellipse है, ये R है, ये T है, with positive x coordinate ये वाला, and O be the center of the ellipse, O ये है। if the area of triangle ORT, मतलब ये वाला ट्राइंगल का एरिया इज 3/2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस ट्राइंगल का एरिया देखो, इस ट्राइंगल का एरिया, टी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते एक बार। टी का कोऑर्डिनेट अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले तो क्या आएगा 3 cos थीटा, ए cos थीटा, बी साइन थीटा, 2 साइन थीटा। ओके,
तो अगर मैं एरिया निकालने जाऊँ इसका, तो ओ आर का लेंथ तो अपने को मालूम है, हाफ इंटू बेस, बेस इज 3, हाइट कितना आएगा, हाइट आएगा ये, इसका वाई कोऑर्डिनेट इज 2 साइन थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे, और इसकी वैल्यू 3/2 गिवन है, 3/2 3/2, साइन थीटा का आ गया वैल्यू 1/2, इसका मतलब थीटा कितना आ गया, π/6, थीटा आ गया π/6, तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 cos π/6 कितना होता है, √3/2, 3√3/2 एंड 2 साइन थीटा सिंस नेगेटिव एंगल है -π/6 तो -1/2, तो ये माइनस है, तो t का जो कोऑर्डिनेट है अपना वो है 3√3/2 -1। ओके, अब उसने p की वैल्यू पूछी है, p की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, t पॉइंट पे एक टेंजेंट बना के उसको p, 2 से पास करवा देते हैं। अच्छा, नाइस आइडिया। t पॉइंट पे टेंजेंट एट ए पॉइंट क्या होता है, t इज इक्वल टू 0, x(x1/9 प्लस y(y1/4) इज इक्वल टू 1। यस, दिस विल पास थ्रू p, 2, px1/9 प्लस 2y1/4 इज इक्वल टू 1, 2 2 जा p x1 के जगह मैं रखूँगा 3√3/2 और नीचे 9 है, प्लस y1 के जगह रखूँगा मैं -1, तो -1/2 बचा इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ 3 से 3 कट गया, p/2√3 बचा ये इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 3/2, 2 से 2 भी कट गया, p की वैल्यू कितनी आ गई, 3√3, p की वैल्यू है 3√3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मेरे हिसाब से। सो यहाँ पे हमने सिंगल करेक्ट टाइप के 4 क्वेश्चन देखे, चारों क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छे थे एंड चारों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, धुआं में उड़ा दिया, ठीक है। तो ये था हमारा पेपर 1 का सेक्शन 1, जिसमें कि हमने सारे के सारे सिंगल करेक्ट सॉल्व किए। अब हम देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमारे पास मल्टीपल करेक्ट टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें पार्शियल मार्किंग ऑब्वियसली है। देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया है, पहली बात तो एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम का माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि JEE एडवांस का एग्ज़ाम है जो साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है, और बच्चों का लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम होता है। तो बच्चे ऑलरेडी बहुत प्रेशर में होते हैं एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं मालूम होता है कि पेपर आएगा कैसा। एंड अगर सामने में इस टाइप का कुछ दिखने वाला क्वेश्चन मिल जाए तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये रेगुलर क्वेश्चन नहीं है, मतलब बच्चे ऐसा क्वेश्चन जल्दी क्लास वगैरह में नहीं करते हैं या किसी बुक्स में जनरली नहीं मिलता है, ठीक है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन उन्होंने बनाया है, तो ऐसे क्वेश्चन देख के शायद डर जाते हैं बच्चे, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है ना बहुत घटिया टाइप सेट्स में लिख देते हैं ना, तो बच्चे मतलब क्या बताएं। ठीक है, ये टफ क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं, ये एडवांस के रिस्पेक्ट में, उस एग्ज़ाम के माहौल के रिस्पेक्ट में उन्होंने एक सेट बनाया a + b√2 a, b बिलोंग्स टू z, मतलब इसमें रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर सब है, बेसिकली रियल नंबर से ये, ठीक है। S में एक ऑल रियल नंबर वाला सेट है। अभी वाला T1 एक सेट है, T2 भी एक सेट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इंटीजर को T1 के साथ एंड T2 के साथ यूनियन लेंगे तो ये एक सबसेट होगा रियल नंबर का, ऑब्वियसली होगा ना। देखो इसको जब तुम ओपन करोगे तो ये √2 - 1 टू द पावर n है ना, NC0 NCx, मतलब इसको ऐसे तुम ओपन करोगे NC0 x टू द पावर n इंटू y टू द पावर 0 माइनस NC1 इंटू x टू द पावर n - 1 इंटू y प्लस NC2 इंटू x टू द पावर n - 2 माइनस NC3 इंटू x टू द पावर n - 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब देखो n पे डिपेंड करता है, n अगर इवन नंबर रहा तो ये √2 वाला टर्म नहीं रहेगा, ये रैशनल बन जाएगा, ये इरेशनल रहेगा, ये फिर रैशनल बन जाएगा, ये इरेशनल होगा, मतलब कुछ तो एक रैशनल टर्म आएगा, कुछ इरेशनल टर्म आएगा, जिस इरेशनल टर्म में √2 रहेगा। ये खुद a + b√2 टाइप है जो इसका पार्ट है, T1 इज ए पार्ट ऑफ दिस, एंड सिमिलरली प्लस माइनस का ही तो अंतर है, ये भी तो इसका पार्ट ही है। अच्छा, तो ये इसका पार्ट है, ये भी इसका पार्ट है,
उसका इंटीजर के साथ अगर यूनियन ले लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एस में तो बिलोंग करेगा ही है। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही राइट हो गया। ऑप्शन नंबर 2। देखो ना ये क्वेश्चन मतलब हवा टाइप का था, मतलब देखने में विशाल, सॉल्व करने में बहुत आसान। देखने में विशाल, सॉल्व करना आसान। अच्छा, अभी बोला T1 का इंटरसेक्शन लेंगे अगर इस सेट के साथ तो वो 5 आएगा। तुम एक बात सोचो, T1 क्या है? √2 - 1। √2 - 1 मतलब 0.414 टू दी पावर n। अच्छा, 0.414 इज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है फ्रैक्शन। एंड ऑब्वियस सी बात है n का कोई लिमिट नहीं है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा सोचो, मैं n को अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करूंगा तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो से बड़ा रहेगा। तो क्या इस सेट में आएगा इसके सारे एलिमेंट? कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है ना जो इसमें आ जाएंगे। हाँ सर आ जाएंगे पक्का। तो क्या इन T1 का इस सेट के साथ इंटरसेक्शन 5 होगा? नहीं होगा सर, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 5 होना चाहिए। बोला है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ऑप्शन बी गलत है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, T2 का इंटरसेक्शन इसके साथ नॉट 5, ये एकदम सही बोला है। कैसे? T2 इज 1 से बड़ा नंबर, √2 2.414। अब इस पे पावर n लेना है जिसको 2024 से बड़ा करना है। ऑब्वियस सी बातें कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, जब इन्फिनिटी पे टेंड करेंगे n को तो ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा। तो 2.414 पे पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो इस सेट में तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, हैंस नॉट इक्वल टू 5। देखो ना मतलब चिंदी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, हलवा हलवा ऐसे उठाओ और खा लो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। फिर बोला है फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल कॉस दिस प्लस आयोटा साइन दिस इज बिलोंग्स टू जेड इफ एंड ओनली इफ बी इज इक्वल टू 0। सोचो आयोटा वाला टर्म होना ही नहीं चाहिए अगर ये इंटीजर होना है तो। प्योरली रियल की बात कर रहा है, हाँ प्योरली रियल तब होगा जब ये जीरो होगा, ये जीरो तब होगा जब साइन एन पाई आएगा यहाँ। अच्छा मतलब a प्लस बी √2 को एक क्या बनना है? इंटीजर। इंटीजर बनने के लिए ऑब्वियस सी बात है इर्रेशनल टर्म नहीं होने चाहिए। अगर b नॉन जीरो रहा तो एक इर्रेशनल टर्म एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब b को तो पक्का जीरो होना पड़ेगा, तो b जीरो होना ही पड़ेगा। और a एक नेचुरल नंबर है तो ये अपने आप इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर बन गया तो ये तो जीरो हो गया। यस, ये स्टेटमेंट राइट है। एंड अगर a इंटीजर है b जीरो है तो देखो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ गया कॉस के अंदर। कॉस के अंदर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज +1 -1 +1 -1, सो दिस इज एन इंटीजर। तो डी ऑप्शन तो राइट हो गया। ओके, सो ये आसान क्वेश्चन था। हाँ, अगला सवाल। अब ये भी क्वेश्चन कुछ लोग क्लास में कराते हैं, जैसे मैं इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होते हैं ना तो उसमें होमोजीनियस क्वाड्रेटिक जो होता है ना दो वाला, वो करवा देता हूँ। देखो ए बी सी में एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, होमोजीनियस है, x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर 0, 0 मतलब एक्स वाई जीरो नहीं हो सकता है। ओके, तो अब पूछा है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो पहले इस क्वाड्रेटिक को अच्छे से बना लेता हूँ मैं, x² से डिवाइड करता हूँ सिंस x इज नॉन जीरो, तो ये बन जाएगा CY² + 2B y/x। CY/x का स्क्वायर, मैंने गलती कर दिया है थोड़ा बोलने में। ओके ओके माफ़ कर दो, चलो कोई बात नहीं। हाँ, प्लस a इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल y/x बिलोंग्स टू r इस टाइप का है। अच्छा, तो इसको y/x को कुछ देर के लिए m मानो, m, तो CM² + 2BM प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल m बिलोंग्स टू r। यार ये तो क्वेश्चन किया हुआ है क्वाड्रेटिक में। हाँ सर ये तो किया हुआ है। एक क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा? जब उसका a पॉजिटिव होगा। ग्राफ इस टाइप का बनना चाहिए, जब उसका a पॉजिटिव होगा। a पॉजिटिव होगा मतलब c शुड बी पॉजिटिव एंड d उसका नेगेटिव होना चाहिए। d का मतलब b² - 4ac नेगेटिव होना चाहिए, तो b² लेस देन ac होना चाहिए। अच्छा, जब b² लेस देन ac हो जाए एंड c पॉजिटिव हो जाए तो, अच्छा जब c पॉजिटिव है, b² ac से छोटा है, तो a शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि b² इज ए पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से कभी छोटा नहीं हो सकता है, तो a शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। अच्छा, a पॉजिटिव होना चाहिए, c पॉजिटिव होना चाहिए, b² लेस देन ac होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हो गया तो ऊपर वाला जो ये स्टेटमेंट है ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। अच्छा, अब ऑप्शन को चेक करते हैं। बोला है 2 7/2 6 बिलोंग्स टू दिस सेट, ए बी सी की वैल्यू 2। ए बोला है 2, बी बोला है 7/2, सी बोला है 6। सी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाइड है।
इस कंडीशन को, बी स्क्वायर इज 49/4, ए सी इज 12, 49/4 आता है 12 पॉइंट समथिंग, इज लेस देन 12, नो 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 नो, 49/4 इज नॉट लेस देन 12, दिस इज ग्रेटर देन 12, नहीं बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू दिस। ओके, अगला सवाल बोला इफ 3b एंड दिस बिलोंग्स टू, तो भाई क्या 3 पॉजिटिव है, हाँ 1/12 पॉजिटिव है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, बी स्क्वायर लेस देन ए सी इज 1/4, सो कैन वी से 4b स्क्वायर इज लेस देन 1, और वी कैन से 2b का मॉड लेस देन 1, सही बात है, एकदम सही बात है, बी ऑप्शन राइट है। फॉर एनी गिवन ए बी सी बिलोंग्स टू एस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज यूनिक सोल्यूशन, बताओ यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब a बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी बाई सी होगा, यस, डेट इज बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए सी होगा, यस, और यहाँ तो बी स्क्वायर ए सी के बराबर नहीं है, लेस देन है, हेंस इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट, फॉर एनी गिवन ए बी सी द लीनियर इक्वेशन दिस हैज यूनिक सोल्यूशन, इसमें क्या होगा, a प्लस 1/b शुड नॉट इक्वल टू b अपॉन सी प्लस 1, सो बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, अच्छा ये अगर इक्वल नहीं हुआ तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, हाँ, तो बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, अब देखो बी स्क्वायर अपना ए इंटू सी से छोटा है, तो ए में कुछ बढ़ा देंगे 1 एंड सी में भी कुछ बढ़ा देंगे, सिंस ए पॉजिटिव है सी भी पॉजिटिव है, तो ये तो और बड़ा नंबर आ जाएगा, हाँ सर, तो बी स्क्वायर तो अल्टीमेटली उससे छोटा ही रहेगा, यस, तो ये कंडीशन तो वैलिड होगा, यस, ये कंडीशन वैलिड होगा, तो डी वाला भी राइट होगा, यस। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन बनाते हैं यार जे एडवांस वाले, मज़ा आ गया, मतलब यार थिंकिंग लेवल देखो उनका, किस तरीके से कॉन्सेप्ट उठाया, कहाँ से कॉन्सेप्ट उठाया और एक प्यारा सा क्वेश्चन बना दिया, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, देख रहे हो, यही क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हें डेवलप करना है कि जो तुमने पढ़ा है उसका यूज किस तरीके से वो कर सकते हैं, तुम देख लो, अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी लगा दिया, सेट्स भी लगा दिया, देखने में इतना डरावना क्वेश्चन बना दिया, मतलब फट जाएगा यार बच्चों का एग्ज़ाम के टाइम में पक्का, इस मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन करने में तो बच्चों का हालत ख़राब हो गया होगा, देख के ही डर लग रहा है यार, मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन बना दिया है। ओके कोई बात नहीं, अब फिर से अगला क्वेश्चन, मतलब ऐसा ये सब एक्सप्रेशन तो कभी कभी देखा ही नहीं है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन, मतलब जे एडवांस इसी के लिए फेमस है ना, फेमस है भाई, मज़ा आ जाता है, मतलब ये पेपर जो बनाते हैं ना, तो मतलब पूरा दिल और दिमाग लगा के पेपर बनाते हैं, ऐसा तुमने कभी देखा ही नहीं होगा यार, बहुत कम चांस है, मतलब तुम कहाँ देखोगे यार, देखो क्या बोल रहा है पता नहीं, और उसके बाद जब तुम ऑप्शन पढ़ रहे हो तो ऑप्शन में पता नहीं क्या क्या दिया, थियरी दिया हुआ है ऑप्शन में, और ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड करते हैं अच्छे से, देखो बोला है लेट आर क्यूब डिनोट द 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है 3D का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लो उस पर पी एंड क्यू, डी एक्स वाई का मतलब होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई, मतलब डी एक्स वाई कहीं लिखा है, डी एक्स पी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड पी, डी एक्स क्यू का मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड क्यू, डी वाई क्यू का मतलब डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड क्यू, एंड सो ऑन। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आता ही है ऑब्वियसली। लेट एस एक सेट बनाया जो ये है, अब देखो एक्स कोई भी रैंडम पॉइंट है, एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर भी है, तो एक्स कोई रैंडम पॉइंट है, तो एक्स का पी से डिस्टेंस कितना आएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर, एंड डिस्टेंस का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट उड़ जाएगा, माइनस एक्स एंड क्यू का डिस्टेंस देखो, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 50 गिवन है, अच्छा तो यहाँ से कुछ तो आएगा, पता नहीं क्या आएगा, देखते हैं। इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसको ओपन करें तो वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इसको ओपन करा तो ये जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z, माइनस इसको ओपन करा तो ये वो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, इसको ओपन करा तो वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, एंड नेक्स्ट वाले को ओपन करा तो जेड स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14z, इसकी वैल्यू दी है 50। अब दिख रहा है मुझे यार एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, जेड स्क्वायर कट गया, यहाँ आ गया माइनस 2x, यहाँ आ गया माइनस माइनस प्लस 8x, तो प्लस 8x माइनस 2x 6x। ओके ये गलत किया ना, 4y है, हाँ हाँ, यहाँ माइनस 4y, यहाँ माइनस 4y माइनस 7, 4y कट गया, y का टर्म ही नहीं है, वाह, जेड माइनस 6z, यहाँ प्लस 14z आएगा, 14 माइनस 6 प्लस 8,
जेड वाला भी खत्म। कांस्टेंट इधर 1 + 4 5, 5 + 9 14, इधर कांस्टेंट क्या रहा 16 + 4 20, 20 प्लस मतलब 14 - 20 - 49, 14 - 20 कितना हुआ -6, -6 - 49, तो ये तो आएगा -55, -55 को उधर ले जाएंगे तो 105 आएगा। ओके अच्छा तो ये प्लेन का इक्वेशन गिवन है, दिस इज प्लेन का इक्वेशन 6x + 8z = 105। 3D में ये प्लेन का इक्वेशन होता है ax + by + cz = 0। सिमिलरली y का q से डिस्टेंस, y का p से डिस्टेंस। अच्छा x और y तो सेम ही बेसिकली एक्स वाई जेड, इसी का जस्ट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर किया था, इस बार दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर करना है। ओके तो क्या करें, फिर से करें इसको, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही चीज आएगा ना, नेगेटिव के साथ आएगा। देखते हैं फिर से कर लेते हैं, लिख लेते हैं डिस्टेंस वाई क्यू का, वाई क्यू डिस्टेंस यही आएगा जो लिखा है हमने, x² + 16 - 8x + y² + 4 - 4y + z² + 49 - 14z। मैं इसलिए फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, है ना। माइनस के साथ ये पूरा, तो -x² -1 + 2x -y² -4 + 4y -z² -9 + 6z। अच्छा x² y² z² x² y² z² कट गया। x वाले टर्म देखते हैं, -8x + 2x तो -6x, y वाले टर्म -4y + 4y खत्म, z वाले टर्म -14z + 6z -8z। अच्छा अभी कांस्टेंट वाले टर्म 16 + 4 20 + 49, 40 20 60 69 आ गया, -1 4 1 5 9 5 14 -14, तो कितना आ रहा है 55 आ रहा है, +55 = 50। अच्छा तो ये आ रहा है अपना -6x - 8z = -5, मतलब 6x + 8z = 5। अच्छा ये भी एक प्लेन है एंड डेट इज ऑल्सो ए पैरेलल प्लेन, 6x + 8z = -5 नहीं 5। हाँ ओके दो पैरेलल प्लेन के इक्वेशन आ गए, मतलब ये जो है ना इस टाइप का कुछ सीन चल रहा है, एक प्लेन दूसरा प्लेन ऐसे पैरेलल है। ठीक है अब देखते हैं क्वेश्चन को। बोला है देयर इज अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल द वर्टिसेस आर फ्रॉम एस, ये एस है ये टी है। अच्छा ये तो पूरा इनफाइनाइट एक प्लेन है, ऑब्वियसली बात है प्लेन पे तो इनफाइनाइट ट्राइंगल हो सकते हैं जिसके एरिया 1 हो जाएगा। हाँ तो ये तो ट्रू है। देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट एल एंड एम इन टी। अच्छा टी में 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है एल एंड एम, सच डेट इच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एल एम, टी की बात कर रहे हैं ठीक है टी है, ऑल्सो लाइज ऑन टी। ऑब्वियस सी बात है एक प्लेन पे एक लाइन बनाएंगे तो उसके सारे पॉइंट तो उस प्लेन पे ही होंगे ना, ऑप्शन बी भी राइट है। ऑप्शन सी देर आर इनफाइनेटली मैनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48 2 ऑफ वर्टिसेस आर फ्रॉम एस एंड 2 ऑफ हिज वर्टिसेस आर टी, मतलब 2 इस प्लेन पे होना चाहिए 2 इस प्लेन पे होना चाहिए, रेक्टेंगल बनाने का है अपने को। एक काम करते हैं दोनों पैरेलल प्लेन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, C2 - C1 100 डिवाइड बाई √(a² + b²) 10, डिस्टेंस है 10 बिटवीन द प्लेन, मतलब ये डिस्टेंस है 10 ये डिस्टेंस है 10, 2 पॉइंट तो हम बना ही सकते, रेक्टेंगल बन गया 10 10 20, पेरीमीटर चाहिए 48, 20 हो गया तो 24 उधर बचा, सॉरी 20 हो गया ना, 20 हो गया तो उधर 28 बटा तो 14 14, 28 + 20 48। हाँ पॉसिबल है ना देखो, यस पॉसिबल है। फिर बोला देयर इज स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 14 2 ऑफ इज फ्रॉम अदर 2, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। अब तुम अगर सोचोगे स्क्वायर सर हो ही नहीं सकता है, ये तो टेस्ट 10 है ये 10 है, 10 10 20, अगर स्क्वायर बनना है तो ये भी 10 होगा ये भी 10 होगा, तो ये तो 40 ही आया पेरीमीटर, मैक्सिमम पेरीमीटर 40 हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ध्यान से सोचो। कौन बोला परपेंडिकुलर बनाओ, कौन बोल रहा है परपेंडिकुलर बनाओ, नहीं बोला ना किसी ने, उसने तो बोला कि कुछ हो सकता है क्या, हाँ हो जाएगा ना। सोचो
एक इस टाइप से बनाता हूँ मैं, मतलब ऐसे ले लो, ऐसे। और अगर स्क्वायर है, पेरीमीटर 48 है, तो एक साइड कितने का होगा, 12 का। अच्छा, ये परपेंडिकुलर अगर 10 है तो मैं अगर टिल्टेड बनाऊंगा तो 10 से ज़्यादा आएगा। यस सर। एक टिल्टेड बनाऊंगा तो 10 से ज़्यादा आएगा। समझ रहे हो? ये 12, ये 12, दो लाइन पैरेलल तो मैं 12 का बना ही सकता हूँ टिल्टेड। हाँ सर। एंड इस तरीके से बना सकता हूँ सच दैट ये डिस्टेंस भी 12 आ जाए। हाँ सर। तो क्या पेरीमीटर 48 हो जाएगा? हाँ। और ये क्या स्क्वायर हो जाएगा? हाँ, टिल्टेड स्क्वायर हो जाएगा। 3D, 3D, यही तो बात है। 2D नहीं है ये, 3D है। 3D में इट इज़ पॉसिबल, पॉसिबल। ऑप्शन नंबर डी भी पॉसिबल है। लेकिन ये एक बोनस टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्यों? जे एडवांस वाले ने थोड़ा सा सोचा नहीं, बेवकूफ़ी कर दी उन्होंने। भाई चारों ऑप्शन तुमने करेक्ट दे दिया यार। बच्चा अगर तुक्का भी मार देगा ना एक दो, तो उसको पार्शियल मार्किंग तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल बच्चा छोड़ के आएगा इस क्वेश्चन को तभी उसको जीरो आएगा। मतलब इन दिस क्वेश्चन यू कांट गेट नेगेटिव मार्क्स। एंड अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा है, तुम एक दो तुक्का मार दो, तो तुम्हारा तो भाई बल्ले बल्ले। मतलब कोई बच्चा लेट से डी ऑप्शन नहीं भी टिक कर पाया, उसने छोड़ दिया कि दिस इज नॉट ट्रू, ए बी सी टिक करके आगे फिर भी नंबर आएगा। ओके, तो हमने मल्टीपल करेक्ट भी खत्म कर लिया, सिंगल करेक्ट भी खत्म कर लिया। नेक्स्ट अपने पास आता है इंटीजर एंड मैच द कॉलम। तो इंटीजर एंड मैच द कॉलम ना हम पार्ट 2 में देख सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, लॉग का क्वेश्चन है एंड ये कुछ कुछ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम पूरा इंटीजर एंड मैट्रिक्स मैच खत्म कर लेंगे। तो पेपर 1 के दो पार्ट हो गए, पेपर 1 के दो पार्ट हो गए, जिसमें कि हमने पार्ट 1 में दो सेक्शन सॉल्व किया, सिंगल करेक्ट एंड मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सबको हेल्प करो कि यार जेई एडवांस में मचाए तुम्हारे दोस्त एंड तुम भी मचाओ, ठीक है। शेयर करो एंड पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।